अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफआई एक्ट के बारे में। तो ये जो लेक्चर है, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं एफआई एक्ट में से, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए पोस्ट में या फिर इंस्पेक्टर एफआईए पोस्ट में, तो ये लेक्चर उस सारे एमसीक्यूज को कवर करेगा। तो इसमें बात करें सबसे पहले टोटल सेक्शंस की। एफआई एक्ट में टोटल सेक्शंस हैं 10। ये एक माइनर एक्ट है। माइनर एक्ट मतलब जो एक्ट में ज्यादा सेक्शंस नहीं होते, थोड़े सेक्शंस होते हैं, तो उन्हें लॉ टर्म में माइनर एक्ट कहा जाता है और इसका एक ही शेड्यूल है। तो ये एक एमसीक्यूज आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है। टोटल सेक्शंस 10 है, इसका शेड्यूल जो है वो 1 है, जो इसके एक्ट के लास्ट में दिया जाता है। इसके बाद एक और एमसीक्यू आ जाता है कई दफा, दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एफआई एक्ट 1975। तो इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो एक्ट का टाइटल है, हमारा ऑफिशियल टाइटल, वो जो है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इसको अगर इस तरह एमसीक्यू आ जाएगी, इज ऑल्सो कॉल्ड, और ऑप्शंस में आपका 1975 हो तो आपने इसको चूज करना है। तो ये क्यों कहा जाता है? जो एफआई एक्ट था वो पास तो 1974 में हो गया था, लेकिन जो उसका ऑफिशियली पब्लिश हुआ था, ये जो एनफोर्स हुआ था, वो 1975 में हुआ था। तो इसमें अगर हम आगे देखें तो एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो इसको ऑफिशियली मिली थी, वो मिली थी 13 जनवरी 1975 में, और जो ये पब्लिश हुआ था ऑफिशियली वो हुआ था 17 जनवरी 1975 में। तो ये डेट्स और ये सेक्शंस के टोटल सेक्शंस कितने, शेड्यूल कितने, तो इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें टाइटल की बात की गई है, और टाइटल में क्या कहा गया कि जो इसका एक्ट का टाइटल होगा वो होगा एफआई एक्ट 1974। ठीक है, ऑफिशियल टाइटल इसका यही होगा। इज ऑल्सो कोड आ जाए तो फिर वो 1975 वो वाली चीज आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताई। तो इस जो एक्ट का है वो एक्सटेंट, मतलब ये कहाँ तक इसका जो इसकी पावर एक्ट की वो फोर्स में रहेगी, तो वो होगा होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्ट है वो ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होगा और ऑल पब्लिक सर्वेंट्स पे अप्लाई होगा। इसके बाद इसमें एक और अहम चीज, ये बहुत ज्यादा आती है एमसीक्यूज में, तो आपने ये चीज, छोटी छोटी चीजें जो है इसमें, ये आपने नहीं छोड़नी। तो एक और एमसीक्यू आता है कि ये जो है जो अगर ऑल सिटीजन्स और पब्लिक सर्वेंट्स पे तो अप्लाई हो रहा है, तो वो जब पाकिस्तान में होंगे तब अप्लाई होगा, या जब वो पाकिस्तान से बाहर कहीं अब्रॉड में होंगे तब भी अप्लाई होगा। तो इस लाइन में इसका ये मतलब है वेयर एवर दे मे बी, कि वो जहां पे भी होंगे, बेशक वो पाकिस्तान में हो उस वक्त और बेशक वो अब्रॉड हो, तो ये एक्ट जो है ये उन पे अप्लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 में है इसकी डेफिनेशंस। उसमें सबसे पहले इन्होंने बात की है एजेंसी की। एजेंसी क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बनाई गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। ये आगे हम इसके बाद सेक्शन 3 का जिक्र करेंगे, तो उसके तहत ये जो एजेंसी बनाई गई है तो उसको एजेंसी का नाम दिया गया है। उसके बाद इसमें डेफिनेशन दी है कोड। कोड का क्या मतलब होगा? जहां जहां कोड का जिक्र होगा उसका मतलब ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो इसका मतलब ये है। डायरेक्टर जनरल मतलब एजेंसी का जो डायरेक्टर जनरल होगा उसको, उसके बारे में जिक्र किया गया है। प्रोविंशियल पुलिस मतलब जो पुलिस एक्ट 1861 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसको प्रोविंशियल पुलिस कहा गया है, और जो हर प्रोविंस की जो पुलिस होती है वो अलग होती है, तो इसलिए प्रोविंशियल पुलिस का इसका नाम दिया गया कि जैसे पंजाब की अलग होगी और केपी की अलग होगी, बलोचिस्तान की अलग होगी और सिंध की अलग होगी, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है पुलिस वो अंडर पुलिस एक्ट 1861 के तहत की गई है। इसके बाद इसमें जिक्र किया है पब्लिक सर्वेंट का। पब्लिक सर्वेंट कौन होगा? जो कि होगा सेक्शन 21 है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के तहत, जो इस डेफिनेशन में पब्लिक सर्वेंट का आएगा, जो बंदा आएगा वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। इसमें जजेस हैं, इसमें कमिश्नर्स आते हैं के नाम आए हुए हैं इसमें, और जो भी हमारे जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो सारों का जिक्र इसमें किया गया है इसकी डेफिनेशन में। इसके बाद जी स्पेशल पुलिस का जिक्र किया गया है। स्पेशल पुलिस कौन सी होगी? जो कि बनाई जाएगी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 के तहत, उसको स्पेशल पुलिस कहा जाएगा।
और स्पेसिफाइड पर्सन क्या होगा, जो कि एक ऐसा बंदा जो पोस्ट पे लगाया जाएगा, किसके अंडर लगाया जाएगा, स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962 के तहत, तो उसको स्पेसिफाइड पर्सन का। नेक्स्ट सेक्शन 3 में बताया गया है कि 4-5 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो इसमें सेक्शन 3 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी के बारे में, कि एजेंसी कौन बनाएगा और उसके क्या उसका हेड होगा और वो किस लिए बनाई जाएगी। तो सेक्शन 3 में बताया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, जो ये एजेंसी बनाएगा वो होगी फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। और ये किस लिए बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है, इसके जो आखिर में शेड्यूल है उसमें मेंशन है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए बताई जाएगी। उसके बाद इसमें जो भी शेड्यूल 1 में जो क्राइम्स मेंशन है, तो उसमें उसकी जो भी अटेम्प्ट करेगा, उसकी जो भी कॉन्स्पिरेसी करेगा, उसको जो भी कमिट करेगा, उसको जो भी अबेटमेंट करेगा, तो उन सब पे ये अप्लाई होगा। अबेटमेंट होता है कोई एड करता है किसी की क्राइम में ना, तो मदद करता है, तो उसको अबेटमेंट कहा जाता है। तो ये सारा कुछ उस पर अप्लाई होगा। उसके बाद इसमें बात की गई है डीजी की, कि जो एजेंसी है वो एक डीजी कंसिस्ट करेगा, मतलब डायरेक्टर जनरल कंसिस्ट करेगा, और जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट कौन करेगा, वो करेगा फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उसे। और इसके जो मेंबर्स होंगे एजेंसी के, उसे कौन अपॉइंट करेगा, वो भी अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। तो ये आपने चीजें याद रखनी है कि डायरेक्टर जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है और मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। कई दफा एमसीक्यूज में ऑप्शन आ जाती है कि मेंबर्स को अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल, तो वो गलत है, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपने याद रखनी है। इसमें जो इसकी एजेंसी है वो किसने बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। ये चीज इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद सेक्शन 4 की बात की जाए तो सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी की बात की गई है। सुपरिटेंडेंस ऑफ द एजेंसी कौन करता है, किसके पास इख्तियार है, वो इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट के पास। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी का इख्तियार किसके पास है, डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी के पास। तो इसका भी एमसीक्यू आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये आपने लफ्ज जो है ना ये आपने याद रखने हैं। सुपरिटेंडेंस का किसके पास इख्तियार है और एडमिनिस्ट्रेशन का किसके पास इख्तियार है। इसके बाद इसमें एक और बात बताई गई है कि जो डायरेक्टर जनरल है उसकी पावर इक्वल होगी आईजी के, आईजी पुलिस की इक्वल होगी। आईजी पुलिस की जो पावर्स हैं वो मेंशन है पुलिस एक्ट 1861 में, तो इसके तहत जो भी इसकी पावर्स होंगी वो इसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स है सेक्शन 4 के। सेक्शन 5 में बताया गया है एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर्स को डिस्कस किया गया इस सेक्शन में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है कि जो पावर्स हैं मेंबर्स की, वो जो है उसका एक्सटेंड जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इसमें ये डिस्कशन की गई है कि जो मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उनकी पावर में क्या इंक्लूड है कि वो सर्च कर सकते हैं किसी प्लेस की, अरेस्ट कर सकते हैं विद रीजनेबल, जहाँ पे उनको लगे कि ये शक है इस बंदे पे, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सीजर का मतलब कब्जे में ले लेना किसी प्रॉपर्टी को। तो अगर उन्हें कोई खदशा है कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी इंक्वायरी कंडक्ट होने से पहले या ऑर्डर होने से पहले, तो उस प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद इनकी जो ड्यूटीज, लायबिलिटीज और प्रिविलेजेस इन मेंबर्स को जो हासिल होंगे वो वही हासिल होंगे जो कि कोड में मेंशन है। कोड कौन सा मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशंस में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो पुलिस के मेंबर्स को जो इख्तियार है, जो उनकी ड्यूटीज, लायबिलिटीज, प्रिविलेजेस उन्हें हासिल हैं, वही इनके जो मेंबर्स हैं उनको हासिल होंगी। उसके बाद इसमें बताया गया कि रैंक, जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो कौन सा बंदा कंडक्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। तो इसमें रैंक इसका बताया गया नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एज डिक्लेयर्ड बाय द डीजी, डायरेक्टर जनरल। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो मेंबर हैं, जो इसका सब इंस्पेक्टर का जो रैंक है ना इसी तरह है जिस तरह पुलिस में रैंक्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, तो इसी तरह इनके मेंबर्स के भी रैंक होते हैं।
तो ये डिक्लेयर करेगा सब इंस्पेक्टर, इसको डीजी जो है इसको डिक्लेयर करेगा। और जो सब इंस्पेक्टर से जो नीचे वाले रैंक होंगे उसमें से कोई भी बंदा इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नहीं कर सकता, उसको ये पावर नहीं है। सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक के जो ऑफिसर्स होंगे वो जो है इंक्वायरी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज की बात ये, ऑफिसर इंचार्ज मतलब होता है जैसे पुलिस में होता है थाने का हेड होता है जो उसे ऑफिसर इंचार्ज कहा जाता है, वो कौन होता है, वो एसएचओ होता है। तो इसी तरह इसमें जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो तो करेगा इन्वेस्टिगेशन, अगर वो इसमें उस वक्त ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं है ऑफिसर इंचार्ज, तो उसकी बजाय जो इख्तियार हैं वो सारे किसके पास चले जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के पास चले जाएंगे, या इसके बाद जाएंगे इंस्पेक्टर के बाद, उसके बाद जाएंगे सब इंस्पेक्टर के पास। ऑफिसर इंचार्ज अगर उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद नहीं है तो इंस्पेक्टर अगर ड्यूटी पे मौजूद नहीं है तो सब इंस्पेक्टर, लेकिन सब इंस्पेक्टर के नीचे कोई बंदा भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार नहीं रख सकता। इसके बाद जो है अरेस्ट विदाउट वारंट, इनके मेंबर्स के पास जो है इख्तियार होता है अरेस्ट विदाउट वारंट करने का। तो अब लॉ में ये है कि आप किसी को भी अरेस्ट जो है, कुछ ऐसे मामला हैं या कुछ ऐसे उन्होंने क्राइम्स मेंशन किए हुए हैं जिसमें आप विदाउट वारंट जो है ना उसको बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ है डायरेक्टर जनरल ने कुछ इख्तियार दिए हैं कि अगर आपको मेंबर को किसी को रीजनेबल सस्पिशन हो जाए, यानी कि रीजनेबल शक हो जाए किसी बंदे पे भी, तो उसे इख्तियार है कि वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। इसके बाद ये इख्तियार सब इंस्पेक्टर के पास भी और बाकी मेंबर्स के पास भी है। तो इसके बाद बात की गई है इसमें पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन को का जो एरिया है वो स्पेसिफाइड होगा, जैसे हमारे थाने हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो हर एरिया के डिफरेंट जो पुलिस स्टेशन मुकर्रर हैं, डिफरेंट थाने मुकर्रर हैं। तो इसी तरह इनके भी जो पुलिस स्टेशन है वो उसका अहाता जो है वो मुकर्रर होगा, और वो जो अहाता है वो कौन मुकर्रर करेगा, फेडरल गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी। तो इसके बाद इसमें ये है कि जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस हुआ है वो ये है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी का, इन मेंबर्स के पास ये भी इख्तियार है कि अगर उन्हें ये खदशा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाएगी या वो किसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी आगे, या वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, इन मेंबर्स के पास इख्तियार है कि ये ऑर्डर इन राइटिंग देंगे उस ऑनर को जिसका ये प्रॉपर्टी होगी, कि वो ये प्रॉपर्टी को बिफोर इंक्वायरी या बिफोर मेंबर की इजाजत या फिर बिफोर कोर्ट के ऑर्डर के बिफोर उसको रिमूव नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। और कोई भी शख्स इस सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, रिगरस पनिशमेंट होगी उसकी। एक दो टाइप्स की पनिशमेंट होती है, एक सिंपल होती है, एक रिगरस होती है। तो रिगरस पनिशमेंट में ज्यादा मुशक्कत दी जाती है कैदियों को, तो वो उसको रिगरस पनिशमेंट होगी कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, या फिर उसे फाइन किया जाएगा, या फिर और बोथ, या फिर ये दोनों चीजें होंगी। उसे 1 साल की सजा भी मिलेगी, साथ में उसको फाइन भी मिलेगा, ये दोनों पनिशमेंट्स होंगी। इसके बाद सेक्शन 5A आता है जिसमें बात की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, कि एजेंसी के कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो के, या जो कुछ ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो के एक्ट करेंगे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, जो कोर्ट में पेश होते हैं, एज अ लॉयर काम करते हैं, तो उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। और प्रोसिक्यूटर्स वो होते हैं जो हमेशा स्टेट की तरफ से एक्ट करें, जो फेडरल की तरफ से एक्ट करें, ठीक है, उसे प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। उसे स्टेट अपॉइंट करती है ताकि वो स्टेट के खिलाफ जो भी केसेस होते हैं तो वो उसका जो प्रोसिक्यूटर उसने अपॉइंट किया था वो डील करता है उनको, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आएंगे, जिसमें आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ। ये जो डिप्टी डायरेक्टर है ये असिस्टेंट डायरेक्टर का सीनियर होगा, ठीक है। तो एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर सिंपल होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या उस काम के लिए अपॉइंट होते हैं। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशली जो है वो लॉ विंग में अपॉइंट होते हैं, जो एज करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस एक्ट में स्पेशली मेंशन किया हुआ लीगल, और यहाँ पे लॉ का मेंशन किया हुआ है इसके नीचे, ठीक है। और इनके पास इनकी क्या ड्यूटी होगी
कि ये जो है ये प्रोसीडिंग करेंगे, ट्रायल कंडक्ट करेंगे, कोई भी केस होगा तो किस में करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स जो कि लॉ ने बनाई होंगी। अगर उस पर कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं इनके केसेस के लिए, FIA एक्ट के केसेस को डील करने के लिए, तो उसमें प्लीड करेंगे। नहीं तो फिर जो हाई कोर्ट के तहत और कोर्ट्स हैं तो उसमें प्लीड करने की भी इनको इजाजत होगी। इसके बाद बात करें सेक्शन 6 की, उसमें अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल की बात की गई है कि शेड्यूल को अमेंड करने का इख्तियार किसके पास है, तो वो है फेडरल गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे आपने ये MCQ आता है, आपने याद रखना है कि ये अमेंडमेंट जो है इस एक्ट की, वो शेड्यूल की, वो डायरेक्टर जनरल के पास नहीं है उसका इख्तियार, बल्कि उसका इख्तियार किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो फेडरल गवर्नमेंट शेड्यूल में क्या अमेंडमेंट कर सकती है, कोई न्यू चीज एंटर कर सकती है, कोई ऑलरेडी प्रेजेंट चीज है तो उसे मॉडिफाई कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और कोई चीज एंट्री ऑलरेडी हुई है तो उसको ओमिट कर सकती है। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर, सेक्शन 7 में बात की गई है कि जो पावर्स हैं उसको जो है ज्यादा नीचे सतह पर डेलीगेट करने की किसके पास इख्तियार होता है, तो वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। ठीक है, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है। कहीं पे इसी तरह ये सारे MCQs इन्हीं पे ज्यादा बनते हैं, डायरेक्टर जनरल या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस तरह के MCQs आते हैं। तो आपने बस ये चीजें याद रखनी है कि कौन से इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं और कौन से इख्तियार डायरेक्टर जनरल के पास हैं। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट पावर्स करने का इख्तियार किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है। सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट में बताया गया है कि इंडेमनिटी का जिक्र किया गया है कि जो इसके इस एक्ट के तहत जो कोई भी काम कर रहा है उसको इंडेमनिटी हासिल है। इंडेमनिटी क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है, एक प्रिविलेज होता है इनके पास कि जो अगर तो ये इस एक्ट के तहत किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में दाखिल हो रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सर्च, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, तो फिर उनको ये प्रिविलेज हासिल होता है कि कोई भी उनके खिलाफ केस नहीं कर सकता, कोई और जो है मतलब नोटिस नहीं ले सकता या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करवा सकता क्योंकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्ट के तहत। तो ये जो इंडेमनिटी है इस एक्ट के तहत किन किन को हासिल है, वो है फेडरल गवर्नमेंट को, इस एजेंसी के सारे मेंबर्स को, और एनी अदर पर्सन जो कि इस एजेंसी के तहत अपॉइंट हुआ है या स्पेसिफाई किया है, इसने किसी को ड्यूटी दी है फर्दर किसी और पर्सन को, तो उसको भी ये इंडेमनिटी हासिल होगी। और ये इंडेमनिटी किस सूरत में हासिल होगी, गुड फेथ। ये आपने लफ्ज याद रखना है कि ये जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं वो इन गुड फेथ होनी चाहिए कि वो जो असल में उन पे ड्यूटी है उस पे अपने लालच में नहीं कर रहे, बल्कि जो गवर्नमेंट की तरफ से बाकी ड्यूटी बनती है उसके तहत अगर काम कर रहे हैं तो फिर उनको ये इंडेमनिटी हासिल है। सेक्शन 9 की बात करें तो उसमें बात की गई है पावर्स टू मेक रूल्स। जो फेडरल एजेंसी है इसके जो रूल्स हैं वो उसकी पावर्स को बनाने का इख्तियार किसके पास है, तो वो इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये चीज आपने याद रखनी है, फेडरल एक्ट और फेडरल एजेंसी की जितने भी रूल्स बनाता है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और फेडरल गवर्नमेंट किन किन इसके पास क्या इख्तियार है रूल्स और पावर्स बनाने की, तो वो ये है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी के, कितनी मुद्दत के लिए रहेगा, कितना टर्म होगा, या कंडीशंस जो भी है वो सारे उसके रूल्स बनाता है। प्लस ये रूल्स बनाता है क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट ऑफ द मेंबर्स, या DG की जो रिक्रूटमेंट और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसका जो सारा क्राइटेरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। इसके बाद जो इनके पावर्स और फंक्शंस DG और मेंबर्स के जो पावर्स और फंक्शंस स्पेसिफाई करता है वो भी कौन करता है, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात की गई है कि अगर प्रोविंशियल जो पुलिस है उसको किसी काम में कोई ऐसा आ गया है जो इससे रिलेटेड है, FI एक्ट से रिलेटेड है, तो वो इसके मेंबर्स की हेल्प ले सकती है। तो इसके मेंबर्स की जो नेचर और एक्सटेंट की वो कहाँ तक अपनी एग्जिस्टेंस जो है प्रोविंशियल पुलिस को दे सकते हैं उसके बारे में जो रूल्स हैं वो सेट करेगा फेडरल गवर्नमेंट करेगा। इसके बाद इसमें बताया गया है कि IG की जो पावर्स हैं या जो ड्यूटीज हैं वो इक्वल होंगी DG की, जैसे मैंने क्या आपको पहले बताया। IG पुलिस
अकॉर्डिंग टू पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो भी इसकी पावर्स और इसकी ड्यूटीज, इसकी लाइबिलिटीज जो कुछ भी है ना, वही सब कुछ होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस एजेंसी की पावर्स, ड्यूटीज एंड जो भी लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, इसमें इसका लास्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया सेक्शन में कि रिवॉर्ड्स, कोई भी मेंबर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको फर्दर एनी अदर पर्सन जिसको ड्यूटी स्पेसिफाई की गई है उसकी कमेंडेबल सर्विसेज के लिए अगर कोई रिवॉर्ड देना है तो उसका रूल भी जो सेट करेगा वो करेगा फेडरल गवर्नमेंट सेट करेगी। इस एक्ट के लास्ट सेक्शन की बात करें, सेक्शन 10, तो इसमें बताया गया है रिपील के बारे में। रिपील मतलब होता है खत्म हो जाना या खत्म कर देना, इस तरह इसका मतलब है। तो इसमें क्या हुआ था कि एफआई एक्ट के आने से पहले दो जो ऑर्डर है वो चल रहे थे जिसके तहत सारी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रही थी। तो उसमें सबसे पहले था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर 1948 और स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1962। तो इनको इस एक्ट के आने के बाद इनको जो है वो खत्म कर दिया गया और इसके तहत जो मुलाजमीन है या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे थे तो उनको कहा गया था कि वो अब एफआईए को ज्वाइन कर लें, उसमें अपनी जो सर्विस है उसको कंडक्ट कर ले, क्योंकि जाहिर है इनका ये जब खत्म हो गया तो इसके नीचे जो भी काम कर रहे थे तो वो उनका भी कोई रहने का जवाब नहीं रहा। फिर तो उनको कहा गया कि आप ये ज्वाइन कर लें या फिर तो आप मतलब फारिग हो जाए, रिटायरमेंट ले लें, जो भी है। तो उसके कहा गया तो इनको टाइम दिया गया 30 डेज का अपनी विलिंगनेस शो करने के लिए, अपना डिसीजन बताने के लिए कि उन्होंने इसको ज्वाइन करना है या फिर अपने सर्विस छोड़नी है। तो फिर इस सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आपने इसके जो सेक्शंस हैं इसको भी याद रखना है कि सेक्शन 1 में टाइटल का सेक्शन था, सेक्शन 2 जो था वो डेफिनेशंस का था, सेक्शन 3 जो था वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी का था। तो इस तरह सेक्शंस भी पूछ लेते हैं कि जो सेक्शन है फलां सेक्शन किसके बारे में था। तो आपने वो सेक्शंस की जो हेडिंग्स हैं उनको भी याद रखना है, ज़हन में रखना है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।